अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रिडिक्ट किया था कि कैसे इंडिया पाकिस्तान की इस टेंशन के अंदर नुकसान सिर्फ आम आदमी का होगा, आम इंसानों का होगा। कोई हमला तो नहीं होगा, लेकिन जैसे पिछले 77 सालों से एक दूसरे पर हमला करके तबाही फैलाने का ड्रामा करते हुए आ रहे हैं, फेस सेविंग के लिए अब भी कर सकते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इन दोनों मुल्कों के नेशनल मीडिया पर एक अजीब सा तूफान बदतमीजी आया हुआ है। इनके थंबनेल्स, इनका स्टाइल देखकर ऐसा लगता है कि वो दुश्मन के मुल्क को सफ़े हफ्ती से पहले ही मिटा चुके हैं। एक अजीब सा तमाशा लगा हुआ है, और जाहिर है कि तमाशा हमेशा ऐसे लोगों को पसंद आता है जिनकी अकल बहुत ही महदूद होती है। सोचने समझने की ज़्यादा सलाहियत इनके अंदर होती नहीं है, और वही वो लोग होते हैं जो इस बदतमीजी पर, बाजारी गालियों पर और नफरतों पर तालियां बजाते हैं और इसी को सहाफत समझते हैं। आप अंदाज़ा करें कि इंडिया के अंदर गोदी मीडिया का सहाफत का लेवल ये हो चुका है। इन लोगों के अंदर और एक ढाबे के ऊपर बैठे जाहिल लोगों की कन्वर्सेशन के दौरान जरा फर्क करके बताएं। क्या है तुम्हारा 2 कौड़ी का आर्मी चीफ है, तुम्हारा 2 कौड़ी का आर्मी चीफ है, उसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। उसके मुंह पे मारेंगे चप्पल, गले से पकड़ के घसीट देंगे नाली में, तब पता लगेगा। 1 मिनट, तारीफ कर रहा हूं आसिम मुनीर की, सुन लो। मेजर गौरव आर्या तारीफ कर रहा है, ठीक है, और उससे बोल देना आसिम मुनीर को लहंगा पहना के ना इधर ही टाइम्स नाउ के स्टूडियो पर मुजरा करवाऊंगा उससे। हमें आके जो है वो धमकी दे रहे हैं कि तुम पे हमला करेंगे, ये तुम लोगों की औकात है? इंडिया की धमकियों को हम अपने इंडिया पे भी नहीं रखते। जनरल बोलिए, बोलिए जनरल साहब। अर्नब, इन तीनों के चेहरे देखिए, मैं दुनिया को कहता हूँ। बोलो जंजुआ। हलवाई लगते हैं, जनरल लगते नहीं हो। हरकतें तुम्हारी ये हैं कि भांड हो। मैं तुम्हारी उम्र का, अरे चुप रुक जा यार, ठीक से बात कर, ठीक से बात कर, ठीक से बात कर जंजुआ। आप लोगों की औकात है हमारे वहां के आर्मी ऑफिसर से इस तरह की बात करने की? आप कितनी हैसियत है क्या? जवाब है भाई, जवाब दे दूं? आपको आवाज आ रही है? अरे तो और किसने बुलाया? बात ये है, क्या लूडो खेलने के लिए बुलाया? जवाब देने के लिए बुलाया? सवाल पूछा, जवाब दीजिए। एक सीमेंट की बोरी से 500 भगवान बनाने वाले हमें आके जो है वो धमकी दे रहे हैं कि तुम पे हमला करेंगे, ये तुम लोगों की औकात है? ये सबसे पहले जिस दिन ये अटैक नाच हुआ, बेटा, तू नाच पहले। देखें, ये रंडियों की तरफ पैसे दिखाएगा, फिर मैं इसके ऊपर पड़ जाऊंगा। Did I really hear that on national television? देखें, ये रंडियों की तरफ पैसे दिखाएगा, फिर मैं इसके ऊपर पड़ जाऊंगा। अभी मारूंगा तुम्हारे मुंह पे लाहौरी पंजाबी गंदे कीड़े ना लाऊंगा तो मैं गाँव मुतर या इस कपल को गाँव पी ले तेरे मुंह में अपने पी ले, पानी की जगह पियो गधेगा, गधों का पीने तू पानी की जगह तू पिएगा, गधेगा पिएगा। पागल कुत्ता नहीं होता, पागल हो पागल। और मैं डॉग, रेबी डॉग, वो हालत होने वाली है पाकिस्तान की। तुम्हें मैं अपने कुत्ते के पिंजरे में बांधूंगा, करना याद रख। जिस बंदे का नाम ही मेजर सूर हो तो वो सूर ही होगा ना, सुअर होगा वो ना, सुअर की तरफ भौंकेगा। अरे सुनिए, और मेरा नाम तूर है और तूर तुझे चूर चूर कर। इस वक्त चल रही है। मैंने आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर से रिक्वेस्ट की थी कि देखें जी, अगर गुफ्तगू सिविलाइज मैनर में होगी तब तो मुझे लीजिए, वरना मैंने उनसे माजरत की, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी होस्ट का मुझे आपका तारुफ करा है, सब कुछ किया, लेकिन इस वक्त जो गुफ्तगू है जरा आप खुद उस पर गौर कीजिए। अब एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि रशिया और अमेरिकन न्यूज़ चैनल पर अगर इन दोनों के नुमाइंदे मौजूद हों जो कि बज़ाहिर एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, या इसके अलावा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के नुमाइंदे एक टीवी चैनल पर मौजूद हों, वहां पर भी इस तरह की बाजारी और बच्चों वाली जबान आप इस्तेमाल होते हुए नहीं देखेंगे जो ये न्यूज़ एंकर और इसका पैनल कर रहा है, और वो भी जानबूझकर सिर्फ रेटिंग की खातिर और सनसनी फैलाने की खातिर, ताकि अपने नेशनल एजेंडा को सपोर्ट कर सकें। और यही वजह है कि पूरी दुनिया का मीडिया गोदी मीडिया को वर्स्ट तरीन मीडिया कहता है। अल जजीरा ने तो अपने सबूत के अंदर बाकायदा इस पर एक डॉक्यूमेंट्री तक शाया किया कि इस गोदी मीडिया के अंदर आज कोई सहाफत, कोई अदब, कोई कॉमन सेंस या फिर सिविक सेंस नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान भी इसी के नक्शे कदम को फॉलो करता जा रहा है। इन दोनों मुल्क के मीडिया के बारे में हम जानते हैं कि ये स्टेट कंट्रोल, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, अपने मुल्क का नैरेटिव फैलाने के लिए जितना झूठ बोलना पड़े बोलते हैं। पाकिस्तान अपने मुल्क का नैरेटिव फैला रहा है तो इंडिया अपने मुल्क का नैरेटिव, लेकिन उसकी जबान बहुत ही एक्सट्रीम है। पहलगाम हमले के बाद इंडिया ने ऑपरेशन संदूर नाम से पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों पर अपने राफेल जहाज़ों से, जिनकी जंगी खासियत यह है कि वो टारगेट को 200 से 300 किलोमीटर दूर से भी मिसाइल फायर कर सकते हैं। इन्होंने अपनी हदूद यानी भारतीय ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर रहकर सुबह के तकरीबन 2 बजे कम से कम 24 मिसाइल पाकिस्तान की तरफ फायर किए, जो पाकिस्तान के मुताबिक 5 जगहों पर जबकि इंडिया के मुताबिक 7 जगहों पर फायर किए गए, जहां पर इनके मुताबिक दहशतगर्दों की पनाहगाह को टारगेट किया गया, यानी मिलिट्री तंसीबात और सेंसिटिव एरिया को टारगेट नहीं किया गया। और इसके अलावा नीलम झेलम डैम को भी निशाना बनाया गया, और इसके अलावा एक और डैम को भी निशाना बनाने की इतलात है।
अब यहाँ तक तो बात ठीक थी क्योंकि इसको पाकिस्तानी मीडिया ने भी किसी हद तक कंफर्म किया, लेकिन सबसे बड़ा झूठ ये बोला गया कि कई औरतें, नहाते बच्चे और नौजवान इस हमले के अंदर बेगुनाह मारे गए, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही, खास तौर पर इस छोटे बच्चे की। अब आप मुझे बताएं कि क्या पहलगाम हमले की तरह ये बच्चे भी, ये नहाती औरतें भी और ये नहाते नौजवान भी दहशतगर्द थे? अब ये भी तो पहलगाम के बेगुनाह हिंदुओं की तरह एक आम से शहरी थे, एक आम से मुसलमान थे जो कि बस अपने काम के अंदर मसरूफ थे। इन लोगों की गलती क्या थी सिवाय एक पुरअमन शहरी होने के? अगर पहलगाम हमले के अंदर नहत्ते भारतीय शहरियों को कत्ल करना गलत था, जो कि वाकई गलत भी था, तो क्या इंडिया का इन नहत्ते लोगों को शहीद करना सही है? ये मासूम बच्चा और 8 के करीब लोगों की शहादत हो चुकी है और 40 के करीब लोग जख्मी हैं। लेकिन ये फैक्ट आपको गोदी मीडिया नहीं बताएगा, जिसने इसको उस वक्त भी छुपाया कि पहलगाम के वक्त एक मुसलमान कश्मीरी भी इन हिंदुओं को जिनको कत्ल किया था बचाते हुए शहीद हो गया था, और मारे गए भारतीय शहरियों की लाशों को ऊंचाई से नीचे लाने वाले भी वहां के लोकल मुसलमान थे जिन्होंने इनकी मदद की। इंडिया की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के बाद खास तौर पर मुजफ्फराबाद, कोटली और भावलपुर, जिसके अंदर मौलाना मसूद अजहर का मदरसा और मस्जिद सुभान अल्लाह मौजूद थी, उसको निशाना बनाया गया। और इसके अलावा इस हमले के अंदर 4 इलाके वो थे जो कि आबादी के या फिर आम लोगों के रहने की जगह थी, जिनके अंदर सियालकोट और शेखुपुरा के इलाके शामिल हैं। अब इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि क्या बम गिरने से पहले किसी बेकसूर को और कसूरवार का ID कार्ड चेक करता है? क्या कंफर्मेशन लेता है? किसी भी आबादी पर बम गिराने का मतलब है कि आप किसी भी बेगुनाह को, जिनकी तादाद कई 100 या 1000 तक हो सकती है, उनको भी मार सकते हैं। और इसी को तो कहते हैं दहशतगर्दी, जैसा कि इसराइल गजा के अंदर कर रहा है कि दहशतगर्दों के नाम पर बच्चों, बूढ़ों, मर्दों, औरतों सबको टारगेट कर रहा है। और इसीलिए हमने देखा कि इसराइल ने इंडिया पर इस हमले के बाद इसकी हिमायत का ऐलान भी कर दिया। अब जाहिर है कि पाकिस्तान भी इसके बाद खामोश नहीं बैठने वाला था। इसने इंडिया का एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया और लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद फायरिंग भी की गई। और इसके बाद सबसे बड़ी कामयाबी कि पाकिस्तान ने इंडिया के 2 राफेल जंगी जहाज़ भी गिरा दिए, जो कि जाहिर है कि इंडिया की साइड पर गिरे, लिहाजा इनकी कोई फुटेज मौजूद नहीं है। लेकिन एक त्यारा जो कि बटिंडा पंजाब की साइड पर गिरा है, इसकी फुटेज भी आ चुकी है, जिसके रॉकेट को देखकर अंदाज़ा लगाया गया है कि ये रॉकेट राफेल के अंदर इस्तेमाल होते हैं। और इसी की वजह से ये कंफर्म किया जा रहा है कि ये गिरने वाला त्यारा और कोई नहीं बल्कि इंडिया का राफेल त्यारा था, जो कि इसने कुछ ही साल पहले फ्रांस से $10 बिलियन अदा करके लिए थे। और इसके अलावा जम्मू के अंदर भी 2 और इंडियन त्यारों के गिरने की इतलात आई हैं। इसके भी अलावा मजीद सियालकोट के करीब LOC के पास एक ड्रोन को भी मार गिराया है, जिसको मिलाकर टोटल 5 त्यारे बनते हैं। और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस बात को खुद इंडियन मीडिया ने भी माना है, लेकिन फिर भी इसको दुनिया से छुपाना चाहता है कि दरअसल वो राफेल त्यारे नहीं थे बल्कि आम C-130 या फिर ड्रोन थे। तैयारा तबाह किया जा चुका है। एक राफेल तैयारे की कीमत $288 मिलियन है और पाक फिजाइया ने एक ही रात में भारत के 3 राफेल तैयारे तबाह कर दिए हैं। भारत को भी मोटा नुकसान होने की संभावना है। यह बात बिल्कुल हकीकत है कि जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारत ने हमला किया और भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान की सरजमीन पर जाकर हमला किया और गिरी, उसी वक्त पाकिस्तान ने पूरी ताकत से, पाकिस्तान की जो ग्राउंड फोर्स है उसने बॉर्डर पर LOC पर खतरनाक गोलीबारी और टैंक से भी हमला किया था, बमबारी जो है तोप से भी की थी। ये बात बिल्कुल क्लियर है। ऐसे में भारत का जो नुकसान है उस पर बात नहीं की जा रही है। लेकिन बात करें एक बड़ी खबर की, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा है रात के 4 बजे से दावा किया जा रहा है कि भाई हमने भारत के 5 फाइटर जेट और 1 ड्रोन मार गिराया है। वो कंफर्म रिपोर्ट नहीं थी। अब दिक्कत यह है कि अगर पाकिस्तानी सोर्स को हम मान लें तो उसमें बहुत झूठ चल रहा है, ऐसे ही भारत के सोर्स को मान लें तो यहां भी बहुत फेक मीडिया फैला रहा है, चीजें फैला रहा है। तो अब सवाल यह है कि सबूत चाहिए। तो देखिए, इंटरनेशनल मीडिया रॉयटर्स ने बड़ी बात लिख दी और रॉयटर्स ने कंफर्म कर दिया कि 3 फाइटर जेट भारत के क्रैश हुए हैं और जम्मू एंड कश्मीर के इलाके में। और जो लोकल गवर्नमेंट है, जी हां, भारत सरकार की, इंडियन गवर्नमेंट की जो लोकल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसने कंफर्म किया है। 2 ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਮਤਲਬ ਇਧਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦ ਆ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫੁੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। और इस जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान पर भी माई बाप का प्रेशर है कि तुमने इस हमले के बाद, इस आंख मचोली के बाद, इसके बाद कुछ नहीं करना। और इसीलिए आपने देखा कि ट्रंप, जिसने पहलगाम हमले की भी मजम्मत की थी, अब वही इंडिया के हमले को शर्मनाक भी कह रहा है। और ये भी कह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का ये मसला आज का नहीं है बल्कि 1500 साल पुराना है, जिसको अब हल होना चाहिए। क्योंकि भैया माई बाप ने तो दोनों को हथियार बेचने थे, जो कि पाकिस्तान को वो F-16 की सूरत में बेच चुका है, तो इंडिया को F-35 की सूरत में अभी हाल ही में डील करके बेचने वाला है।
आप एक बात समझने की कोशिश करें कि किसी भी जंग के अंदर प्रोपेगेंडा की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है और आपको समझ ही नहीं आता कि सच क्या है और झूठ क्या। दोनों मुल्कों का सो कॉल्ड मीडिया और सोशल मीडिया खोलकर देखें तो कई साल पुरानी वीडियोस को और इवन के वीडियो गेम्स की वीडियोस को भी इंडिया पाकिस्तान हमले की फुटेजेस बनाकर आवाम को जज्बाती किया जा रहा है और लोग बेचारे इसको देखकर खुश हो रहे हैं, एक्साइटमेंट के अंदर नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया अपनी खबरों के अंदर इतने इंडियन जहाज गिरा चुका है शायद इंडिया के पास इतने मौजूद ही ना हो। और इसके अलावा जब हम इंडियन मीडिया पर एतराज़ करते हैं कि पहलगाम के वक्त इनकी आर्मी कहाँ थी, ये हमला कैसे हो गया, तो हम अपनी आर्मी से, सिक्योरिटी फोर्सेस से ये सवाल क्यों नहीं करते कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंडिया के इन 24 मिसाइलों में से किसी एक को भी क्यों नहीं रोका जो कि शहरी आबादी के अंदर आकर गिरे, जिसका दो ही मतलब हो सकते हैं कि या तो वो रोकना नहीं चाहते थे क्योंकि माई बाप का प्रेशर था, या फिर वो रोक ही नहीं सकते। और दूसरी तरफ जो सर्कस इंडियन मीडिया ने लगाया हुआ है उसकी तो आप बात ही ना करें। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपने सच जानना हो तो इंटरनेशनल मीडिया की न्यूज़ को देख लें क्योंकि वो किसी हद तक अनबायस्ड होकर रिपोर्टिंग करते हैं। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के बाद बदला लेने का ऐलान तो कर दिया था और अपनी हुकूमत, अपोजिशन और फोर्सेस की तरफ से इस पर प्रेशर भी था बदला लेने का, लिहाजा वो माई बाप से इजाजत लेने के लिए सबसे पहले अमेरिका जाकर ट्रंप साहब के कदमों में बैठ गए कि आपको अगर एतराज़ ना हो तो हम अपने फेस सेविंग के लिए हमला कर दें पाकिस्तान पर, और माई बाप अगर इसके बाद कुछ बुरा हो जाए तो संभाल लेना, यानी पाकिस्तान को कंट्रोल के अंदर रखना। लेकिन बज़ाहिर इस दौरे को अमेरिका और इंडिया की JF-35 के डील बताया जा रहा है जो कि अमेरिका के अलावा दुनिया के 20 मुल्कों के पास मौजूद हैं और इसराइल के पास तो सबसे ज़्यादा हैं। JF-35 अमेरिका की तरफ से बनाया गया 5th जनरेशन सबसे एडवांस तरीन प्लेन है और इसराइल को भी इसी ने सप्लाई किया है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान के पास इसका पुराना वर्जन यानी कि JF-17 थंडर मौजूद है। अब इस न्यूज़ के बाद अगर ये कंफर्म हो जाता है कि वाकई इंडिया के 3 राफेल तैयारे गिरे हैं तो ये बहुत ही शर्म और जिल्लत की बात होगी क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा और फ्रांस के राफेल तैयारों की डिमांड बहुत ही कम हो जाएगी। और इसके बाद कोई भी दुनिया का मुल्क इंडिया को अपने लड़ाका तैयारे देने के लिए तैयार नहीं होगा क्योंकि इसकी बदनामी होगी और शायद यही वजह है कि इस नुकसान को पूरी दुनिया से छुपाया जा रहा है। और इसके बाद अब तक की इतलात के मुताबिक इंडियन कश्मीर के अंदर पूंछ के इलाके के अंदर पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से मिसाइल हमला किया गया जिसके अंदर कई बेगुनाह सिविलियंस की मौत की इतलात आ रही हैं और यहाँ से कई लोग अपने घरों को छोड़कर भी जा रहे हैं। और मैंने पहले कहा था कि जंग के अंदर इस तरह की खबरों को कंफर्म करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि पाकिस्तान ने इसकी तस्दीक अभी तक नहीं की। काफ़ी हद तक मुमकिन है कि इंडिया ने खुद ये हमला इन लोगों पर किया हो ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ नफरत भरी जा सके। पर आप देखें कि हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान सिर्फ जवाबी हमले कर रहा है, यानी अटैक के बाद दोबारा हमला कर रहा है और अपनी तरफ से इंडिया पर हमला नहीं कर रहा। और इसके बाद पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने यह बयान दिया है कि जैसा माई बाप ने हुक्म दिया कि इंडिया के लिए फेस सेविंग भी हो चुकी है, अलामती बदला भी हो चुका है, तो अब अगर इंडिया हम पर मजीद हमला नहीं करता तो हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। पर ख्वाजा साहब सवाल यह है कि आपके घर के अंदर घुसकर आपकी सिविलियन आबादी पर फायर किए गए हैं, आपके लोगों को मारा गया है, तो आप किस तरह से सीज फायर की बात कर सकते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तानी अवाम ये डिमांड कर रही है कि अगर भारतीय जंगी जनून के अंदर मुकम्मल तौर पर पगलाकर हमारे डैमों को निशाना बना सकता है, सिविलियन आबादी को निशाना बना रहा है, मस्जिदों को शहीद कर रहा है, तो हम लोगों को भी बिल्कुल उसी अंदाज के अंदर बदला लेना चाहिए क्योंकि इंडिया ने जो गैर कानूनी डैम बनाकर पाकिस्तान का पानी रोक रखा है, इस पर हमला करके इनको तबाह किया जाए, इनके घर के अंदर घुसकर सिविलियन आबादी को टारगेट किया जाए और इसके बाद इनके मंदिरों को भी तबाह किया जाए। पर सीरियसली मैं इसके हक में नहीं हूं क्योंकि वहां पर भी सिविलियन लोग मारे जाएंगे जो कि बेकसूर हैं। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि सियासत के गंदे खेल के अंदर, इस खींचातानी के अंदर हमेशा आम लोग ही मारे जाएंगे और ये पॉलिटिशियन और ठंडे कमरे के अंदर बैठे न्यूज़ एंकर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तक की इतलात के मुताबिक लाहौर, गुजरांवाला, मलीर, रावलपिंडी, चकवाल, सियालकोट, गोटकी, इन तमाम इलाकों के अंदर इंडिया ने ड्रोन हमले किए हैं जिनका तबाहशुदा मलबा सोशल मीडिया पर गर्दिश भी कर रहा है। और इन ड्रोन्स का मकसद था मिलिट्री एरियाज को टारगेट करना जिसके अंदर एक शख्स की शहादत और कई लोगों के जख्मी होने की इतलात भी सामने आ रही हैं। ये ड्रोन्स कोई आम नहीं बल्कि 6 फुट जितने बड़े ड्रोन्स हैं जो कि बॉर्डर को क्रॉस करके इस एरिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर के एरियाज के अंदर दाखिल हो गए और बाद में कहीं जाकर इनको मिसाइलों की मदद से गिराया गया। लेकिन अभी तक पाकिस्तान सिर्फ डिफेंडिंग मोड के अंदर है, भारत की खुलम खुला जारियत का कोई जवाब नहीं दिया गया और हो सकता है कि इस वीडियो के बाद शायद हमें कोई रिस्पॉन्स देखने को मिले। और यह भी काफ़ी हद तक मुमकिन है कि माई बाप का प्रेशर आ जाए कि भाई इसके बाद तुमने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करना, क्योंकि भाई सच ये है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। इंडिया हो या पाकिस्तान, हम दोनों मुल्क आज भी वेस्टर्न कौमों के गुलाम हैं। सो देखना होगा कि इसके बाद पाकिस्तान को कितनी जवाबी कार्रवाई की इजाज़त मिलती है और इंडिया को कितनी मिलती है। अगर इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से कोई सॉलिड रिस्पॉन्स नहीं मिलता, LOC पर बस थोड़ी बहुत झड़प होती है, तो इसका मतलब ये है कि माई बाप को अभी थोड़ा सा असला बेचना है, अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बनाना है। और अब सबसे अहम सवाल कि इस सूरत हाल के अंदर हम इंडियन और पाकिस्तानी अवाम को क्या करना चाहिए।
देखें, सबसे पहले हमें किसी भी सूरत जंग को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये जंगें पहले भी दुनिया के हर मुल्क के अंदर तबाही लेकर आई हैं और हमेशा तबाही ही लेकर आती हैं। लाखों करोड़ों लोगों के घर उजड़ जाते हैं और कई लोगों के सहारे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। और हर जंग का एंड हमेशा टेबल पर बैठकर सुलह से मुज़ाकरात के बाद ही होता है, चाहे इसके अंदर 1 साल लगे या फिर 50 साल। लेकिन आखिर में एंड यही होता है। तो सवाल पैदा होता है कि वो सुलह आज क्यों नहीं? देखें, इंडिया हो या पाकिस्तान, मुस्लिम हो या फिर हिंदू, दोनों की जान कीमती है। किसी को भी किसी बेकसूर की जान लेने का कोई हक नहीं और इंसानियत सबसे पहले है। इसलिए अगर कोई बॉर्डर के उस पार मरे या फिर इस पार, दोनों के लिए आवाज़ उठाएं और अपनी हुकूमतों को मीडिया पर, सोशल मीडिया पर प्रेशराइज करें कि जंग को ख़त्म करें। उन्हें बताएं कि हम जंग नहीं बल्कि अमन चाहते हैं, हम लोगों को सुकून से रहने दो। अगर तुम्हें लड़ने का शौक है तो तुम जाओ बॉर्डर पर सबसे पहले गन उठाकर लड़ने के लिए। तुम्हारी गंदी सियासत के लिए हम और हमारे बच्चे क्यों कुर्बानियां दें? बाहर मुल्कों के अंदर भी जाकर तो हम हिंदू मुसलमान अमन से रहते हैं, हमारे दरमियान कोई लड़ाई नहीं होती। तो इसका मतलब है कि फसाद की जड़ तुम लोग हो। और जो ब्रेन वॉश्ड अनभक्त लोग दोनों तरफ से सोशल मीडिया पर जंगी जुनून के अंदर मुब्तला हैं, इनको पता ही नहीं है कि जंग दरअसल होती क्या है और क्या क्या तबाही लाती है। हम दोनों मुल्क पहले ही वेस्टर्न मुल्कों से तालीम, तरक्की और वसाइल के लिहाज से बहुत पीछे हैं। जंग के बाद कई सौ साल मजीद पीछे चले जाएंगे। अब इसकी वजह से बाकी दुनिया को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। अब आपको मज़े की बात बताऊं कि ये बात गोदी मीडिया भी जानता है, उनको भी एहसास है, लेकिन अपनी नौकरी बचाने की खातिर वो बेचारे मजबूर हैं। उनको प्रेशराइज किया जाता है हिंदू मुस्लिम करवाने के लिए, लेकिन सच ये है कि कभी कभी वो गुस्से के अंदर ये सच बोल भी देते हैं जब वो अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पर ये वीडियो देख लें। अरे मेरी नौकरी पर आ गए भाई साहब, मेरी नौकरी पूरी तरीके से सेफ है। आप अपनी राजनीति की चिंता कर लीजिए। वो राजनीति जिसके चक्कर में आप लोगों ने देश को कहां पहुंचा दिया सर, बड़ी शर्मिंदगी हमें होती है। ये क्या हो गया? ये जब इस तरीके से स्टूडियो में खड़े होकर हमको हिंदू मुस्लिम वाली डिबेट करनी पड़ती है ना सर, तो एक हिंदुस्तानी नागरिक के नाते सर मुझे तो बहुत तकलीफ होती है। ये क्या कर रहा हूं मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह रही हूँ सर। मुझे लगता है कि कहां पर आप लोगों ने अपनी राजनीति के स्तर को पहुंचा दिया है कि हमको न्यूज में यहाँ पर खड़े होकर इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करना पड़ता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। देश के नागरिक को नागरिक आप लोगों ने नहीं रहने दिया सर। हर किसी की पहचान आपने हिंदू में, मुसलमान में, ब्राह्मण में, दलित में, पिछड़े में, इसी में बांट के रख दिया। कोई हिंदुस्तानी आप लोगों ने इस देश में रहने नहीं दिया, बड़े अफसोस के साथ सर। सॉरी टू से, मुझे पता है आप लोगों को बहुत तकलीफ हो रही होगी, बहुत मिर्च लगी होगी आपको मेरी ये बात सुनकर, लेकिन ये हकीकत है। झूठ है। और यकीन मानिए सर, आप हिंदुस्तानियों को जब इस बात का एहसास होगा ना, तो आप सब लोगों को बहुत परेशानी होगी सर, क्योंकि हिंदुस्तानी जो है ना, वो गिन गिन के आप सब लोगों से बदले। 70 सालों के अंदर इन मुल्कों के अंदर जंग असल में इस तरह से होनी चाहिए थी कि ये मुल्क आपस के अंदर महंगाई, तालीम, रोजगार, सिक्योरिटी के लिए जंग लड़ते कि कौन दोनों में से सबसे बेहतर अपने शहरियों को प्रोवाइड कर सकता है, ताकि इन लोगों को अपना मुल्क छोड़कर बाहर मुल्कों के अंदर धक्के ना खाने पड़े। पर अफसोस कि हमारी किस्मत के अंदर इस तरह के हुक्मरान कहाँ। आम आवाम का वो पैसा जो कि इन दोनों कौमों की तरक्की पर लगना था, इन दोनों मुल्कों की फौज और उसके लिए असला खरीदने के अंदर खर्च हो जाएगा, तो इनकी तरक्की के लिए क्या बचेगा? पिछले 70 साल से तो यही होता आ रहा है। और इसलिए आज भी हमारे टैलेंट याफ्ता नौजवान, हमारे पढ़े लिखे नौजवान बाहर मुल्कों के अंदर धक्के खा रहे हैं, अपने बेहतर मुस्तकबिल की तलाश के अंदर सहराओं के अंदर और समंदरों के अंदर डूबती हुई कश्तियों के अंदर धक्के खा रहे हैं। सो इसलिए #we want peace। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।